हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू एंड विशाल जीएस मैथ सेंटर में आपका स्वागत है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सैनोनिम का लेके आए हैं। सैनोनिम जैसे कि हम सब जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैनोनिम्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से पूछे जाते हैं, भले वो 2 नंबर के पूछे जाए लेकिन पूछे ज़रूर जाते हैं। देखिए सैनोनिम का अर्थ क्या होता है। आप कभी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि सैनोनिम का अर्थ क्या होता है। सैनोनिम का अर्थ जैसे आप ये देख रहे होंगे समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द, तो ये आपको क्या अलग अलग लगते हैं या आप सोचते हैं इनका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समानार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों का इंग्लिश में जो रूपांतरण है वो सैनोनिम्स कहलाते हैं। सैनोनिम मीन्स होता है पर्यायवाची शब्द ही होता है। और देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं वे सैनोनिम्स कहलाते हैं। वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं वे हमारे सैनोनिम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं वे हमारे सैनोनिम्स कहलाते हैं। जैसे आप संसार को ले, संसार को अगर आप इंग्लिश में वर्ड बोल देंगे तो क्या संसार अर्थ अलग हो जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दुनिया बोल देंगे तो क्या संसार का अर्थ अलग हो गया? या आपने विश्व बोल दिया तो क्या संसार का अर्थ अलग हो गया? ऐसा नहीं है ना। तो फिर देखिए अपॉन टाइम मीन्स क्या होता है? त्यागना। अपॉन टाइम मीन्स त्यागना। अब आप देखिए इसका सैनोनिम क्या बनाएंगे हम लोग? गिव अप। क्या हो गया? गिव अप। एक आपने ले लिया, क्या आपने गिव अप लिख दिया। क्या इसका, अब आप सोचिए क्या इसका और कोई सैनोनिम हो सकता है? जी, इसका और भी सैनोनिम आपको मिलेगा, लीव। गिव अप, लीव, और भी इसके सैनोनिम्स हैं। अब आप देखेंगे ब्रिलियंट, चमकदार या दीप्यमान। हम लोग कहते हैं ना यू आर ब्रिलियंट, यू आर ब्रिलियंट, वी आर ऑल ब्रिलियंट। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं तो बोलते हैं यू आर ब्रिलियंट। ब्रिलियंट माने क्या होता है? चमकदार या दीप्यमान, चमकदार या दीप्यमान। तो ब्रिलियंट को भी हम लोग क्या और किन किन नामों से हम लोग जान सकते हैं? तो देखिए गाइस, ब्रिलियंट माने होता है, आप पहले आप इस चीज को सोचिए कि ब्रिलियंट के क्या क्या, ब्रिलियंट का मीनिंग क्या हो सकता है। इसको आप थोड़ा भावनाओं से भी जोड़ सकते हैं। जब हम लोग कहते हैं यू आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब क्या होगा? कि हाँ कुछ तो बात है ना, ब्रिलियंट तभी तो हुए जब कोई बात है। तो ब्रिलियंट को हम लोग एक्सपर्ट कह देंगे, एक्सपर्ट भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एक्सपर्ट भी हम लोग बोलेंगे, स्किलफुल भी बोलेंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे ये बहुत पूछा जाता है, यानी दोषी ठहराना या अपराधी ठहराना। दोषी ठहराना या अपराधी ठहराना। अच्छा, दोषी पे हम लोग क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं ना, उसको ब्लेम करते हैं, तूने ऐसी चोरी की होगी तो उसको क्या हम लोग, इसको हम लोग देखिए आप ब्लेम भी बोल देंगे। और जैसे हमने एस्यूज लिखा है तो एस्यूज में दोषी हो गया, अपराधी ठहरा। तो अपराधी में हम लोग क्या करते हैं? ब्लेम ही लगाते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी चीज पे ब्लेम लगाते हैं तो ब्लेम हम किन चीजों पे लगाते हैं? उन्हीं चीजों पे तो ब्लेम लगाएंगे। ब्लेम हो गया। उसके बाद चार्ज, ठीक है, ब्लेम और आपका चार्ज हो गया। अब जैसे उसका दोषी हो गया, अपराधी ठहराना हो गया। अब ब्लेम और चार्ज हम लोग किस पे लगाते हैं? दोषियों पे ही लगाते हैं ना, कि तुमने मेरी घर चोरी की। तो ये क्या हो गया? ब्लेम हो गया, चार्ज हो गया। उसके बाद आप एक एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। ठीक। उसके बाद क्या? एपेथेटिक, उदासीन, निरुत्साह। ठीक है। तो उसका आप देखिए क्या बोलेंगे? इमोशनलेस, जिसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है। इमोशनलेस, इमोशनलेस व्यक्ति किसे बोलते हैं? कि दुख है तब भी उसको कोई इमोशन नहीं है, सुख है तब भी उसको कोई इमोशन नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? जो कहते हैं ना यू आर वेरी इमोशनल। जैसे हम किसी का साथ बुरा होता देख लेते तो हमारे आंख से आंसू आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमोशनल, इमोशनल। और जब हमारे अंदर इमोशन नहीं होंगे तो हमें कोई क्या बोलेगा? कि इमोशनलेस, यू आर इमोशनलेस। उसके बाद देखिए इसका इम्पैसिव भी हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस वाला नहीं है, ये इम्पैसिव भी लिख लेंगे आप हम लोग। फिर देखिए इंडिफरेंट भी हो जाएगा।
एरोगेंट। एरोगेंट माने होता है अहंकारी। बहुत लोग समझ नहीं पाते एरोगेंट का मतलब क्या है, मीन क्या है, और हमारे यहाँ बहुत लोग बोल देते हैं यू आर वेरी एरोगेंट, तो हम लोग समझ नहीं पाते। तो एरोगेंट का मीन क्या हो गया, अहंकारी हो जाएगा या तो हठी हो जाएगा। और अहंकारी व्यक्ति को आप प्राउड भी बोल सकते हो, प्राउडी भी बोल सकते हो, ठीक है। और देखिए एंगाइजेस, एंगाइजेस आपने जब 10th में युधिष्ठिर वाला लेसन पढ़ा होगा तो उसमें एंगाइजेस का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे मानते हैं हम लोग। ग्लोसरी में एंगाइजेस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसलिए उसमें युधिष्ठिर जो है वो अपने भाइयों की चिंता करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके भाइयों को उस वक्त जल नहीं मिला होता, तो वहाँ पे एंगाइजेस शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे यहाँ पे भी है एंगाइजेस का हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज़ को आप लोग समझिए। देखिए बैरिड, बरिड वाले भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगाइजेस बैरिड भी हो जाएगा। एंगाइजेस का अर्थ आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि बैरिड भी हो जाएगा। और देखिए आप लोग एंसाइंट, एंसाइंट मीन्स क्या होता है, प्राचीन, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। तो प्राचीन क्या चीज़ होती है, जैसे हमारे घर में कोई बहुत पुराना बर्तन पड़ा है या जैसे कोई बहुत पुरानी हम कहानी सुनते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये प्राचीन, ये मतलब पुरानी हो चुकी है। तो बहुत से लोग उसको क्या कहते हैं, एंसेंट भी बोल देते हैं। ऐसे कोई बहुत पुरानी चीज़ हम लोग देखते हैं, अरे ये तो बहुत पुरानी है, या कोई मूवी या कुछ देखते हैं हम लोग, या कोई मतलब कहानी, या कोई आज से 50 साल पहले राजा महाराजाओं की, तो बहुत लोग कहते हैं ये प्राचीन मंदिर है या प्राचीन कहानी। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा एंसेंट, एंसेंट मीन्स होता है प्राचीन। तो देखिए आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ, सॉरी गाइस इसको चेंज करते हैं, आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का भी मतलब आप समझिए, यहाँ पे प्राचीन को या पुराने को हम लोग आउट ऑफ डेट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउट ऑफ डेट। उसके बाद आप लोग देखेंगे अराइवल, अराइवल मीन्स आगमन। अराइवल मीन्स तो सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि अराइवल मीन्स आपका हो जाता है आगमन। अराइवल का हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच, अप्रोच कर देंगे, एंट्रेंस कर देंगे। अप्रोच बहुत सारे बच्चे समझ अगर नहीं पा रहे हैं तो मैं बता दूं, एंट्रेंस इंपॉर्टेंट है। अधिकतर इजी में अगर आप देखेंगे तो एंट्रेंस ही अधिकतर पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि एंट्रेंस में ही आप नहीं समझ पाते हैं कि मैडम जो एंट्रेंस है तो एग्जाम में यूज आता है, अराइवल में कहाँ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंट्रेंस जो है इसमें भी आता है। ट्रॉफी, विजय चिन्ह, इसको देखिए हम लोग कप भी बोल देंगे। और अब आप देखेंगे बल्गर, बल्गर मीन्स क्या होता है, जैसे बल्गर यानी अशिष्ट या असभ्य, तो इसको देखिए नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन, ये आपका क्या हो गया, बल्गर का हो गया। अब आप फिर से एक बार देख लीजिए, अबांडन यानी त्यागना, यानी गिव अप, लीव, फॉरसेक भी बोल सकते हैं इसको। हमने क्या बताया, देखिए सिनोनिम्स बहुत सारे होंगे, आप खो मत जाइएगा उसमें, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखा दे रही। एक्यूज, एक्यूज बहुत पूछते हैं, एक्यूज दोषी ठहराना, अपराधी ठहराना। ब्लेम, चार्ज, एपेथेटिक, उदासीन, निरुत्साह, इमोशनलेस, इम्पैसिव, इंडिफरेंट, ठीक है। एरोगेंट, अहंकारी या हठी, उसको प्राउड भी बोल सकते हैं, प्राउडी भी बोल सकते हैं। और एंगाइजियस, व्याकुल, चिंतित, उसको हम लोग बैरिड भी बोलते हैं साइनोनियम में, ठीक है। कहते हैं ना डोंट वरी यार, डोंट वरी का मतलब क्या, चिंता मत करो, तो यहाँ पे भी चिंता ही हो रही है। एंसाइंट, पुराना, प्राचीन, आउट ऑफ डेट, जो चीज आउट ऑफ डेट हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एंसाइंट है, पुरानी हो चुकी है। अराइवल, आगमन, इंट्रेंस, आगमन को हम लोग इंट्रेंस भी कह सकते हैं। ट्रॉफी, विजय चिन्ह या उपहार, कप। वर्कर को असिस्ट, अब सब में बोलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब आप देखिए जिसमें आपको अगर लग रहा है कि मैं एरोगेंट माने यहाँ पे प्राउड, बहुत से बच्चे सोचेंगे तो अहंकार, अहंकार का क्या ऐसे मतलब बहुत, तो आपको देखिए साइनोनियम ही है भाई, एंटोनियम नहीं है जो चेंज हो जाएगा। प्राउड है ना यहाँ पे अहंकारी है ना, अहंकार को क्या बोल देंगे, प्राउड बोल देंगे, ठीक है। तो अहंकार या हठी व्यक्ति को हम लोग प्राउड भी बोलते हैं, प्राउड भी बोलते हैं। और एंगेजेस यानी व्याकुल या चिंतित व्यक्ति को हम लोग बैरिड भी बोलते हैं। अब आपको मैं बता दूं, या एक और लिख लीजिए, ठीक है, एरोगेंट का एक और लिख लीजिए।
देखिए इंसेक्टर यानी पूर्वज। पूर्वज क्या है, आप सभी लोग भी घर में पूर्वज होते हैं। पूर्वज क्या होते हैं, जैसे हमारे दादी बाबा, ठीक है, उनके जो माता पिता हो गए वो कौन है, हमारे पूर्वज ही हो गए। तो ठीक है, पूर्वज इंसेक्टर माने पूर्वज, फोर फादर, फोर रनर, ठीक है। इनका जो साइनोनियम है वो इंसेक्टर भी हो सकता है। एकॉर्ड स्वीकृति देना, एकॉर्ड माने स्वीकृति देना, जैसे हम किसी काम को स्वीकृति देते हैं, क्या कहते हैं ना, जैसे हमारे घर में जो हमको कुछ स्वीकृति चाहिए होती है तो हम लोग उनके पास कहते हैं हम लोग मान जाइए, ऐसे काम को स्वीकृति दे दीजिए। ऐसे हमको कहीं जाना होता है तो हम लोग कहते हैं मम्मी अलाउड कर दीजिए ना, मम्मी अलाउ कर दीजिए, हमको जाना है वहाँ। तो अलाउड का मतलब क्या होगा, स्वीकृति दे दीजिए। जब स्वीकृति किसी चीज को दिलवाएंगे तभी तो अलाउड होगा कब। तो देखिए अकॉर्ड यानी स्वीकृति देना यानी अलाउ या ग्रांट, अलाउ या ग्रांट। अब देखिए एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स क्या होता है, योग्यता। एबिलिटी मीन्स क्या हो गया आपका, योग्यता। उसको हम टैलेंट, जो आपके अंदर टैलेंट ही नहीं होगा तो ये एबिलिटी कहाँ से आ जाएगी, बताइए। टैलेंट है नहीं है तो ये एबिलिटी कहाँ से आ जाएगी। एबिलिटी तो तभी आती है ना हमारे अंदर टैलेंट होता है। कहते हैं ना यार तुम बड़े टैलेंटेड हो, तो तुम बड़े टैलेंटेड का मतलब क्या हो गया, टैलेंटेड तो तभी जो तुम्हारे अंदर योग्यता है किसी चीज को लेकर, तुम योग्य हो तभी तो टैलेंटेड हो ना। तो एबिलिटी यानी योग्यता यानी टैलेंट, कैपेबिलिटी। और उसके बाद क्या है, बैंडिट यानी डाकू। बैंडिट का मतलब डाकू। इसका देखिए हाईवेमैन, रबर, थीफ, हाईवेमैन, रबर, थीफ। उसके बाद ऑलवेज ले लीजिए आप, ऑलवेज का क्या हो जाएगा, एवर हो जाएगा, फॉरएवर हो जाएगा, विदाउट एक्सटेंशंस हो जाएगा। एसीज, एसीज का मतलब समीप में पहुंचना, एसीज का मतलब समीप में पहुंचना। एडमिशन, अप्रोच, बेसिक्स। कहते हैं ना इस आधार पे बात कर रहे हो तुम, किस आधार पे बात कर रहे हो, आधार तो बताओ अपना, किस आधार पे बात कर रहे हो। तो देखिए फंडामेंटल्स क्या हो जाएगा, फंडामेंटल्स। और ये हो जाता है आपका फैक्ट्स, फंडामेंटल्स और फैक्ट्स। देखिए बहुत लोग कहते हैं ना यार इस बात में कुछ तो फैक्ट है, तो हम सोचते हैं ना फैक्ट माने तो तथ्य होता है, और क्या फैक्ट था उसकी बात में, क्या फैक्ट। तो फैक्ट मतलब फैक्ट समझ जाओ, आज से आधार होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट यार उसकी बात में कोई फैक्ट है, मतलब उसकी बात में कोई आधार है। जब उसकी बात में कोई आधार है तभी तो कोई फैक्ट आपको नजर आते हैं, ऐसे आपको फैक्ट नजर आ जाता है। उसके बाद देखिए बिफोर यानी पहले, पहले जो काम जैसे पहले होगा तो वो जल्दी में ही तो होगा, अर्ली माने जल्दी हो जाता है, अर्लियर माने पहले हो गया आपका। उसके बाद सुनर, उसके बाद बिहेवियर माने व्यवहार। बिहेवियर मीन्स क्या होता है, व्यवहार। कहते हैं ना यार हिज बिहेवियर इज वेरी काइंड, हिज बिहेवियर इज वेरी कूल, ठीक है। आजकल हम लोग जो व्हाट्सएप पे वगैरह पे जब हम लोग कभी किसी से बात करते हैं ना, योर बिहेवियर इज वेरी गुड या योर बिहेवियर इज वेरी नाइस। तो बिहेवियर माने आपका व्यवहार, आपका व्यवहार दर्शाता है। डीलिंग हैबिट्स, कहते हैं ना क्या, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं क्या आप डील कर लेते हैं, डीलिंग कर लेते हैं। डीलिंग का मतलब क्या है, व्यवहार आप किसके साथ कैसा कर सकते हैं, तो उसको क्या हो जाएगा, डीलिंग। तो बिहेवियर का अर्थ भी हम लोग डीलिंग में ले जाते हैं। हैबिट्स, व्यवहार आपका एक हैबिट्स भी है। आपका जो व्यवहार होगा वो आपकी आदतें भी तो दर्शाएगा। अब आपको किसी से आपको आदत है मीठा बोलने की, तो ये आपकी आदतें दर्शा रहा है, तो ये आपके बिहेवियर में ही ऐड हो जाएगी। अब आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हो, वो बड़े प्रेम से उसे पढ़ा रहे हो बिना किसी चिढ़ के, कि मतलब जैसे बच्चा है, कभी कभी ऐसा होता है ना घर में हम लोग किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो छोटा बच्चा जब चिढ़ता है तो दीदी लोग होती है, कोई होता है, तो कहते हैं तो पढ़ता नहीं है तो शैतान है। तो ये क्या हो गया, ये हम आपके व्यवहार में आ जाते हैं। जब आप बच्चे को बड़े प्रेम से पढ़ाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो भी आपके बिहेवियर में आएगा कि हाँ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो ये आपके बिहेवियर में ऐड हो जाएगा। तो वो आपकी आदतों में भी ऐड हो जाएगा। जो आपकी आदत होगी, बॉयकॉट यानी बहिष्कार करना, किसी चीज को बॉयकॉट करना यानी बहिष्कार करना। तो रिफ्यूज, इग्नोर, रिजेक्ट। रिफ्यूज हो गया, इग्नोर हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये आप इसका बहिष्कार करने का साइनोनियम हो गया। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। एंसेक्टर माने पूर्वज, फोरफादर, फॉरनर। अकॉर्ड यानी स्वीकृति देना, अलाउ हो गया, ग्रांट हो गया। एबिलिटी यानी योग्यता हो गया, टैलेंट हो गया, कैपेबिलिटी हो गई। बैंडिट यानी डाकू हो गया, हाईवेमैन हो गया, रबर हो गया, थीफ हो गया, ठीक है। ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है। एवर हो गया हमेशा, क्या जो चीज हमेशा रहने वाली है, जैसे ऑलवेज मीन्स हमेशा, तो एवर हो गया, फॉरएवर हो गया, विदाउट एक्सटेंशंस हो गया। एक्सीज माने समीप में पहुंचना। एडमिशन हो गया, अप्रोच हो गया। बेसिक्स माने आधार,
आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेसिक्स माने आधार, तो फंडामेंटल्स हो गया, फैक्ट्स हो गया, बिफोर माने पहले, अर्लियर हो गया, सूनर हो गया, बिहेवियर माने व्यवहार हो गया। और मैंने क्या बताया, व्यवहार में आपकी डीलिंग भी ऐड हो जाएगी। जब आप किसी के साथ बिहेवियर करेंगे तो ये भी तो सामने वाला देखेगा कि आप उसको डील कैसे कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं। हमने भी उदाहरण देके समझाया बच्चे का और घर में बड़ों का, ठीक है। तो वैसे जैसे घर में बच्चे और बड़े एक दूसरे से वो भी एक डीलिंग बिठाते हैं अपने परस्पर ना, तो वैसे ही डीलिंग और डीलिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, हैबिट्स में आ जाएगी। जैसे आपके आते हुए डीलिंग के हैबिट्स में ऐड हो जाएंगी। आपकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग आपकी डीलिंग होगी। बॉयकॉट मैंने बहिष्कार करना, यानी रिफ्यूज हो गया, इग्नोर हो गया। तो ऐसे ही आपने आज साइनोनिम कंप्लीट किया है थोड़ा। अगर आप ऐसे ही साइनोनिम्स की वीडियो और चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग एंटोनियम कराने का सोच रहे हैं। और अगर साइनोनियम में अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट साइनोनिम्स हैं जो आपको सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए साइनोनिम बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले मैंने सोचा था यहीं पर एंड कर देते, लेकिन उसका सोचा हमने लाओ थोड़ा और लिखवा देते हैं, क्या पता कौन सा आपके एग्जाम्स में टपक जाए। देखिए जैसे एलियंस हो गया, बहुत दर्द होता है इस शब्द में। संधि समझौता, समझौता का मीनिंग समझे? अगर नहीं लगा नंबर तो हर तरफ से समझौता है। अगर नहीं आया नंबर आपका कंपटीशन में या आप किसी में रह जाते हैं तो हर तरफ से समझौता है आपकी लाइफ में। मम्मी पापा भी समझौता लाएंगे, बच्चे भी समझौता लाएंगे, आपके घर से समझौता, रिश्तेदारी से समझौता, हर जगह से समझौता। जहाँ रसगुल्ला पहले मिलना चाहिए वहाँ रसगुल्ला बाद में मिलेगा, ये भी एक समझौता है। क्योंकि इसके पीछे रीजन है, एलियंस यानी संधि, समझौता, कंपैक्ट एग्रीमेंट। तो समझौता जो है, समझौता बहुत एक ये समझ लीजिए आप बेकार की चीज़ है। क्योंकि जीवन के साथ जहाँ समझौते करने पड़ जाते हैं वहाँ आपका जीवन जीने का मन समाप्त हो जाता है। समझौते कब नहीं करने पड़ते? जो हमारे पास सब कुछ होता है। सब कुछ होने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। अब आप देखो अगर यदि ऐसा हो, इवन इफ, जैसे आपने देखे असेंट, दबाव, जोर, अब ये तो सब पे पड़ता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसपे ये बीतती नहीं है, कोई दबाव जोर जिसपे नहीं पड़ता है। घर पे अगर आप लेट उठे तब भी आप पे जोर पड़ना है कि भाई यार लेट क्यों उठ रहे हैं, ठीक है। जल्दी उठ के घूमने चले गए कहीं, तब भी घर वाले पूछेंगे बड़ी जल्दी उठ के चले जाते हो। तो अब बताओ आप बेचारे करेंगे तो करेंगे क्या? स्ट्रेस आ जाएगा आपके दिमाग में। तो ये इसका साइनोनियम है स्ट्रेस, ठीक है। अब आप एसेंट, दबाव, जो रिश्तेदार क्या कहते हैं, अरे ये नौकरी ना लगी, 25 साल के हो गए, तो ये क्या है? एक तरफ से आप पे दबाव ही तो है लोगों का, ठीक है। अब आप खुद अपने दिमाग पे जोर देते हैं, सोचते हैं यार आखिर क्या करें, कैसे क्रैक हो एसआई पेपर। तो ये आप अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं ना, आखिर करी तो करी का, कैसे ये एसआई पेपर हम क्रैक कर पाए। फिर बहुत देर तक तो इंग्लिश में सोचते हैं, फिर एकदम हिंदी में आके सोचते हैं आखिर करी तो करी का। पहले सोचते हैं आखिर व्हाट कैन आई डू, फिर सोचते हैं आखिर करी तो करी का। तो ये भी आपको एक मानसिक स्थिति जो आपकी ना एकदम भूगोल दिमाग का पूरा चेंज हो जाता है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। तो ये भी आप पे एक तरफ से जोर हो जाता है। एडवांस देखेंगे, उन्नति करना। अब आपका पड़ोसी या कोई इर्द गिर्द वाले किसी को मिल गई सरकारी नौकरी, अब आपका तो जीना बिल्कुल दुश्वार हो जाएगा। वो तो उन्नति कर रहा है, अब वो खाएगा अपने घर में लेकिन दिखाएगा आपको कि देखो भाई हम खा रहे हैं, तुम बैठे हो। क्या होता है ना, आपके संघर्ष की कहानी कोई नहीं देखेगा, आपके पाँव के छाले कोई नहीं देखेगा, ये देखेगा आप पहुंचे कैसे वहां तक। आदमी आपको ऊंचाई पे देखना चाहता है, ये कह रहे उसका एसआई में नंबर आ गया, वो एसएससी क्रैक कर गया, अरे ये तो देखो उसने किया कैसे क्रैक है, ये कोई नहीं देखेगा। आपको अपनी उन्नति सब दिखाएंगे, आपकी असफलता की कहानी आपके कानों में सबसे पहले वही लोग सुनाते हैं जो आपके सबसे ज्यादा हितैषी होते हैं। जो आपके सबसे ज्यादा हितैषी होते हैं, आपकी असफलता की कहानी वही आपके कान में सबसे पहले गुनगुनाते हैं। उसके बाद बोरो यानी उधार लेना, टेक या यूज। जब हम किसी के आगे उधार लेने जाते हैं ना, ये भी एक अपने आप में एक बहुत लज्जितपन महसूस होता है इंसान को। ईश्वर ना करे कि किसी के सामने किसी को हाथ फैलाने की जरूरत पड़े। उधार से भगवान से मांगो, भगवान का कभी लौटाना नहीं पड़ता क्योंकि वो आपको देता ही है। और ये दुनिया जो है ये आपको उधार देने के बाद सिवाय तानों के और आपको अपशब्द के सिवाय कुछ नहीं दे सकती। तो उधार हमने आपको समझाए, टेक या यूज। उसके बाद आप देखिए बिट्रे यानी विश्वासघात।
विश्वासघात बहुत ही दुनिया में इस समय प्रचलित शब्द है। विश्वासघात क्या हो गया? डिजर्ट एक्सपोज। विश्वासघात क्या हो जाता है? जैसे हम किसी पे बहुत भरोसा करते हैं किसी पे कि अरे हमारा पक्का मित्र है, इसके लिए हम कुछ भी करते हैं, ये कहीं भी ऐसे हमारी बेइज्जती नहीं करेगा। और वही मित्र जो आपके साथ विश्वासघात करता है, जिसके हर वक्त पे आप खड़े हैं, फिर वही आपके साथ जब विश्वासघात करता है तो मन में एक बड़ा दर्द उठता है। तो उसी को हम लोग विश्वासघात बोलते हैं। कहते हैं ना, यू चीटेड मी, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तो विश्वासघात कहीं और से बन के नहीं आया है, विश्वासघात इसी को कहते हैं। जब आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तो विश्वासघात इसी को कहते हैं, डिजर्ट या एक्सपोज। अब एस्पिरेंट, आकांक्षी, अब आप भी बनिए, पढ़ाई करिए, लोगों के लिए एक मिसाल तैयार हो जाइए। अब आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो मिसाल का तैयार होंगे, ठीक, पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ जाएंगे। कॉम्पिटिटर सीटर, जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आदमी सोचेगा अरे वो पढ़ रहे हैं ना, तो हम भी पढ़ के देखें, क्या पता हम भी क्रैक कर जाए। तो कंपटीशन आपके साथ होने लगता है। अब आप चाहते ही नहीं है, खुद भी नहीं क्रैक करना चाहते हो, दूसरे को भी क्रैक नहीं करवाना चाहते। और आप अगर कंपटीशन क्रैक करते हैं तो आप यकीनन ये बात है, एक के कंपटीशन क्रैक करने से सामने वाला जरूर प्रयास करता है। एक मित्र के आगे बढ़ने से दूसरे मित्र में जरूर एक नई एनर्जी उत्पन्न होती ही होती है। उसके बाद क्या होता है? आर्टिफिशियल, बनावटी। ये दुनिया में बहुत तेज है। आर्टिफिशियल यानी बनावटी, रिश्ते भी बनावटी आ रहे हैं, चीजें भी बनावटी आ रही हैं, और तो और घी तक बनावटी मिल रहा है, दूध तक बनावटी आ रहा है, आर्टिफिशियल। अब ठीक है, रिश्ते तो बनावटी हो ही गए, ठीक है, रिश्ते ऐसे बनावटी। अभी हम आपके सामने कह रहे हैं, अरे ठीक है यार, घर परिवार की बात है, वही हम पड़ोस में जाके कहते हैं उनके घर की बात ऐसी है, तो आप समझिए काहे का अपनापन, क्या अपनापन नहीं रह जाता है? बनावटी रिश्ते भी हैं हम लोग के पास इस समय, अपनापन। अब आर्टिफिशियल समझ गए होंगे, ये जो कान में हम लोग पहनते हैं ना, तो वो आर्टिफिशियल ही पहनते हैं अधिकतर। सोना बहुत कम लोग पहनते हैं, पहनने का जमाना भी नहीं है। तो आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी, यानी अननेचुरल। जो चीजें में प्रकृति नहीं देती है वो अननेचुरल होता है। अननेचुरल क्या होता है? अप्राकृतिक, बनावटी चीजें। और जो बनी बनाई है उनको हम नेचुरल बोलते हैं, ठीक है। अननेचुरल क्या हो गया हमारा? बनावटी। मैन मेड, ये आर्टिफिशियल चीजें कौन बनाता है? मनुष्य तैयार करता है। आर्टिफिशियल चीजें थोड़ी ना ऊपर से बन के आती हैं, जो मनुष्य ने तैयार किया है। अब आदमी को चांद बना दे, थोड़ा ना बना देगा, चांद तो भगवान ही बनाएगा। तो वो क्या है? गॉड मेड है। और मैन मेड क्या है? मैन जो मेड है, वो मेन मेड जो है, इस चीज को आप अच्छे से समझिए, जो चीजें मनुष्य ने निर्मित की है, ये गॉड है। ये क्या है? मैन मेड है या गॉड मेड है? मैन मेड है कि मनुष्य ने तैयार किया। अब देखो, एक्वायर्ड, भद्दा या कठिन, डिफिकल्ट, इनएक्सपर्ट। अब ये इस शब्द को आप बहुत डीपली समझिएगा। एक्वायर्ड क्या होता है? जब बच्चे ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, तो माँ बाप से कहते हैं आप अच्छे कपड़े नहीं पहने, पीछे खड़े होइएगा, हमारे अच्छे मित्र आ रहे हैं। तो ये चीज क्या होती है? एक्वायर्ड है ना, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जिन माँ बाप ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आप उनके लिए ये बात कहते हैं एक दिन, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बहुत आप एकदम से बहुत अपने आप को बहुत हाईफाई एक्सप्रेस करते हैं। उन्हीं के पैसों से आज आप यहाँ पे बैठे हैं और आप उन्हीं से इस तरह की बात करते हैं। इसलिए देखिए, जीवन में कहीं पे भी पहुंचे, शिक्षा कितनी भी ले लीजिए, डिग्रियों में अगर झलकती है तो कोई मायने नहीं रखती। अगर वो आपके व्यवहार में झलकती है, अगर आपके बिहेवियर में, आपकी बातों में झलकती है आपकी शिक्षा, तो वो बहुत मायने रखती है। मायने ये नहीं रखता कि आपने क्या पास किया है, मायने ये रखता है कि आपने जिंदगी में क्या हासिल किया है। तो देखिए, एक्वायर्ड, ये शब्द आप किसी से मत बोला करिए, क्योंकि मनुष्य को बहुत फील होता है ये शब्द। भद्दापन क्या होता है? भद्दापन, जब हम लोग जब ऐसे होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर ज्यादा पढ़ा लिखा होता है और दूसरा पार्टनर कम पढ़ा लिखा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? प्लीज तुमको इंग्लिश बोलना नहीं आता, उसका पीछे रहना, ठीक है। तो ये चीज बहुत गंदी है। अगर उसको नहीं आता तो क्या उससे आपका रिलेशन टूट जाता है? ऐसा नहीं है, रिलेशन नहीं टूटता है। आप सभी ने कौन सी पिक्चर, सूर्यवंशम, वो तो देखा ही होगा। सूर्यवंशम तो सभी ने देखी है। कहाँ हीरा होता है, कहाँ राधा होती है। एक पिक्चर के माध्यम से कितना अच्छा संदेश दिया जाता है हम लोगों को, कितना अच्छा संदेश दिया जाता है कि आप अगर चाहें
लगा ना जुनून कुछ भी करा सकता है आपसे। देखिए ये शब्द बहुत सारे लोगों ने लाइफ में बहुत सारे लोगों को लिए यूज़ किया है, जिससे माँ बाप को बहुत दर्द होता है। जब आप कहते हैं ना आपकी साड़ी अच्छी नहीं मम्मी, आप पीछे रहिएगा मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मम्मा आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, आप पीछे रहिएगा मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो ऐसा मत करा करिए। कल को जनरेशन और हाईफाई हो जाएगी, आप भी माँ बाप बनेंगे, फिर आपकी संतान भी अगर आपसे कहें तो बेकार लगता है। अपने माँ बाप को गर्व से मिलवाइए, गर्व से कहिए हम हिंदुस्तान के हैं, हमारे पिताजी किसान हैं, गर्व से कहिए। अगर किसान नहीं होगा तो खाओगे क्या? उसी किसान पिता के पैरों में जब मिट्टी लगती है तो आप कहते हैं पापा ये चप्पल ऑफिस से बाहर निकाल के आइएगा, तो ये चीज़ गलत है। उसके बाद देखिए अपॉलॉजी यानी क्षमा यानी प्रार्थना, ठीक है। कितनी सारी गलतियां हम करते हैं और हमारे माँ बाप हमारे गुरुजन हमें माफ़ कर देते हैं, कितनी सारी गलतियां हम करते हैं। किसी गलती की कोई सीमा होती है? नहीं होती है। जब एक गुरु अपने बच्चे को अपनी जब उंगली पकड़ाता है ना तो उसको वो अपनी संतान से ज़्यादा प्रिय हो जाता है। चिल्ड्रंस डे ना, जब एक गुरु की शरण में आप आते हैं तो वो पता क्या सोचता है कि अरे इसको भी पढ़ाओ, इसको भी वहाँ तक पहुँचाओ ताकि अदर कोई देखे तो हाँ ये कहे कि हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा है और इस बच्चे से लोग प्रेरणा लें। जब आप किसी गुरु की शरण में आते हैं तो वो गुरु आपको अपनी संतान समझ लेता है, लेकिन आप उस गुरु को समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ठीक है, अरे ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप किसी गुरु की शरण में जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल बिल्कुल ये सोचता है कि आप उसकी संतान है। उस वक्त उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा होता कि ये वहाँ से आया है, वहाँ से आया है, या ये गांव का है, या ये शहर का है, या ये लंदन से आया है, या ये अमेरिका से आया है। ये नहीं चल रहा होता है। आप गांव में तब भी गुरु के लिए उसके शिष्य हैं, आप शहर के तब भी गुरु के लिए उसके शिष्य हैं। तो इसीलिए जब गुरु की शरण में आप आते हैं, भले वो गुरु इतना बड़ा क्यों ना हो, किसी भी लेवल का आप ले लीजिए, आप सोचते हैं अरे हम तो इंटर में है, वो गुरु जी क्या। अगर आपको 7th के बच्चे ने भी पढ़ाया है वो आपका गुरु है, वो आपका गुरु ही हो जाता है। अगर आपको 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ने भी पढ़ाया है तो वो आपका गुरु है। उस वक्त वो यही सोचता है ये जब तक सीख नहीं लेगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो गुरु की नज़र में आपका ये मैटर नहीं है कि आप लंदन से आए हैं, अरे मेरा पढ़ा हुआ शिक्षक, मेरा पढ़ा हुआ बच्चा लंदन चला गया तो वहाँ से आया है। गुरु के लिए तो आप हमेशा बच्चे रहेंगे। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता, इसलिए कहते हैं ना क्षमा बड़ों को चाहिए छोटे को। तो बात तो अपॉलॉजी यानी क्षमा यानी सॉरी और जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो इतना ही मेरा कहना था कि आप लोग बस पढ़ते रहिए, दूसरों के लिए प्रेरणा बनिए, मिसाल बनिए। और आज जैसा कि बाल दिवस है तो हम सब आप सभी को हमारी तरफ से उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं।